ये कहा जाता है कि कोई भी इंसान तब तक अमीर नहीं बन सकता जब तक उसको पैसों का सही से इस्तेमाल करना ना आ जाए। क्योंकि अगर कोई फाइनेंशियल एजुकेट नहीं होगा तो वो कितना भी पैसा कमा ले पर एट द एंड वो अपने पैसों को कभी मैनेज ही नहीं कर पाएगा। और ऐसा अगर आप गौर करो तो कई लोगों के साथ हो भी रहा है, जो पैसे तो बहुत कमाते हैं पर इस पैसे को मैनेज कैसे करना है वो ये नहीं जानते, जिस वजह से ही वो अपने शौक पूरे करने में यहाँ वहाँ अपना पैसा खर्च करते रहते हैं। ना तो उनके पास कोई इमरजेंसी फंड होता है और ना ही किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट, और यही चीज़ उनको कभी ऊपर नहीं उठने देती। इसलिए फाइनेंशियल नॉलेज को एक्वायर करना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज हमको खुद से ही सीखनी होती है, क्योंकि सैडली स्कूल्स में हमको ये नहीं सिखाई जाती। इसलिए जितने भी अमीर और कामयाब लोग हैं वो हमको यही सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए बुक्स पढ़ो। ऐसी बुक्स पढ़ो जो स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करें, ना सिर्फ अमीर बनने में बल्कि उस पैसों को मैनेज करने में भी। और इस फाइनेंशियल कैटेगरी की सबसे टॉप बुक जिसे आज भी लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वो है रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड, जो कि एक वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलिंग बुक है। इस बुक में ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस और लर्निंग्स को लेसन की फॉर्म में शेयर किया है और बताया है कि किस तरह कुछ प्रिंसिपल्स को जानकर कोई भी इंसान अपनी लाइफ में अमीर बन सकता है। अब वैसे तो रिच डैड पुअर डैड बुक में हाईलाइट करके कुछ मेन लेसन्स को शेयर किया गया है, पर इसके अलावा भी इस बुक में कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो रॉबर्ट ने इस बुक के थ्रू सीक्रेटली शेयर किए हैं। एंड हो सकता है काफी सारे लोग जिन्होंने ये बुक पहले ही पढ़ी हुई है उनका इन सीक्रेट मैसेजेस पर ध्यान ही ना गया हो, बट ये पॉइंट्स भी जानना आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि ओवरऑल इस बुक के लेसन्स को जानना। और इन्हीं कुछ पॉइंट्स को आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। बट इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आप में से बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता है कि अभी रिसेंटली मैंने आसिम जिहान नाम से एक न्यू चैनल क्रिएट किया है, जिसे बनाने का मेरा मोटिव ये है कि यूट्यूब पर जितने भी बुक समरीज के चैनल हैं, इवन मैं खुद, हम जब भी किसी बुक को समराइज करते हैं तो उस बुक को हम 8 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स या मैक्सिमम 20 मिनट्स तक की वीडियो में पूरी बुक कवर करने की कोशिश करते हैं। हालांकि काफी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसी टाइम पीरियड में हम कवर कर लेते हैं, पर फिर भी बहुत से पॉइंट्स उस बुक के ऐसे होते हैं जो मिस हो जाते हैं, क्योंकि 10 से 20 मिनट की वीडियो में उस पूरी बुक के हर एक पॉइंट को समराइज कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। और कोई इतनी बड़ी वीडियो अगर बना भी लेता है तो लोग ज्यादा देर तक उसको देख नहीं पाते और बोर होने लगते हैं। इसलिए इस न्यू चैनल के लिए मैंने डिसाइड किया है कि जिस भी बुक की समरी आप मुझे सजेस्ट करेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस बुक के हर एक चैप्टर की मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊं, ताकि लोग भी बोर ना हो और उनको उस बुक की चैप्टर वाइज हर एक वैल्यूबल बात का पता भी चल पाए। और अभी रिसेंटली ही मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की दूसरी बुक द बिजनेस स्कूल के कुछ चैप्टर्स अपलोड भी कर दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक है। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप उस चैनल को भी जरूर चेकआउट करें। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। नंबर 1, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। एक बार ऑथर सिंगापुर की एक न्यूज़पेपर कंपनी को इंटरव्यू देने के लिए गए थे, जहां पर उनकी मीटिंग एक लेडी से हुई। ये वही लेडी थी जिनके साथ रॉबर्ट कियोसाकी का इंटरव्यू होने वाला था। ऑथर ने कुछ टाइम तक बाहर वेट किया और फिर उस लेडी ने ऑथर को बुलाया और इंटरव्यू शुरू कर दिया। उस लेडी ने ऑथर से कई सवाल जवाब किए, जिसका जवाब उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट वे में दिया। फिर बातों बातों में उस लेडी ने ऑथर से कहा, सर मुझे भी आपकी तरह राइटर बनना है। ऑथर ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जिसके बाद उस लेडी ने उनको अपने लिखे हुए कुछ आर्टिकल्स भी दिखाए जो उनको काफी इंप्रेसिव लगे। आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद ऑथर ने पूछा, आखिर तुम अपने इस ड्रीम पर काम क्यों नहीं कर रही हो? क्या तुम अपनी राइटिंग स्किल को बेकार मानती हो? पर इस पर उस लेडी ने कहा, मैं एक पूरी बुक ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरी बुक को पब्लिशर पब्लिश करने से मना कर देता है। इसलिए अपने खर्चों को मैनेज करने और घर का खर्च संभालने के लिए मुझे इस न्यूज़पेपर कंपनी में काम करना पड़ रहा है। अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है तो प्लीज मुझे बताइए। उस लेडी की ये प्रॉब्लम सुनकर ऑथर उनको ये एडवाइस करते हैं कि उनको सेल्स की टेक्निक सीखनी चाहिए, और ये करने के लिए ऑथर उस लेडी को अपने फ्रेंड के सेल्स कोर्स के बारे में भी बताते हैं। पर ऑथर के इस सजेशन को सुनकर वो लेडी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं करती और कहती है, देखिए मुझे लगता है मुझे सेल्स सीखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर किया हुआ है। तो ऑथर उनको समझाते हैं, देखो पढ़ना और प्रैक्टिकली चीज़ों को करना दोनों में बहुत फ़र्क होता है, और तुम्हारा वो सब्जेक्ट रियल लाइफ सेलिंग से ज़्यादा रिलेट भी नहीं करता, इसलिए सेल्स तुमको अलग से ज़रूर सीखनी चाहिए। पर वो लेडी उनकी इस बात पर एग्री नहीं करती और कहती है, फिर भी मुझे नहीं लगता कि मुझे इस सब के लिए सेल्स सीखने की ज़रूरत है।
अब उस लेडी की ये बात सुनकर वो समझ जाते हैं कि इसको समझाने का अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये भी उन्हीं लोगों में से एक है जिनमें बहुत सारे टैलेंट्स और स्किल्स तो हैं, लेकिन उन्हें अपने टैलेंट को लोगों के सामने पेश करना नहीं आता और वो इस बारे में सीखना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये लोग अपने करंट टैलेंट और स्किल्स पर इतना अहंकार करते हैं कि किसी दूसरी स्किल्स को सीखना उन्हें टाइम की बर्बादी लगता है। और इसी वजह से ऐसे लोगों को अपनी पूरी लाइफ सिर्फ हार्डवर्क करते रहने में ही बितानी पड़ती है। इसलिए ये बात आपको भी समझनी बहुत जरूरी है कि स्किल्स पैसों से ज्यादा मैटर करती है। अगर आपके पास कोई वैल्यूबल स्किल है तो आप उस स्किल से जितना मर्जी उतना पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि लर्निंग ही अर्निंग का सबसे बेस्ट सीक्रेट है। नंबर 2, पीपल स्पेंड मनी ऑन द बेसिस ऑफ देयर इमोशंस। आपके पास फ्यूचर में कितने पैसे होंगे ये चीज इस बात पर डिपेंड करती है कि अभी आप अपने पैसे को कैसे खर्च कर रहे हो। अगर आपको ये लगता है कि आप हमेशा अपने पैसे को लॉजिकली खर्च करते हो तो ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग अपने पैसों को इमोशनली खर्च करते हैं और फिर उसको लॉजिकली बताकर उसको जस्टिफाई करने लगते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग लग्जरी कार, हाउस या लग्जरी बाइक सिर्फ इसलिए खरीदते हैं ताकि लोग उन्हें एक बड़ा आदमी समझकर उनको इम्प्रेसिव लगे, जबकि उनका एक नॉर्मल घर, कार या बाइक से भी काम चल सकता था। लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और ऐसे खर्चे कर बैठते हैं, और फिर बाद में इस डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए उनका ये कहना होता है कि ये चीज हमको कंफर्टेबल लगती है। पर इस तरह की चीजों से वो अपने खर्चों को और बढ़ा लेते हैं। ऑथर अपनी बुक में इमोशंस भी 2 तरह के बताते हैं। पहला इमोशन है फियर यानी डर का, और दूसरा इमोशन है ग्रीड यानी कि लालच का। जब लोगों के पास पैसे नहीं होते तो उनको इस चीज का डर लगा रहता है कि उनको पैसे कैसे मिलेंगे, जिसके बाद वो इसे कमाने के लिए अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज को यूज करने लगते हैं। फिर जब उनके पास पैसा आने वाला होता है तो मिलने से पहले ही वो ये सोचने लग जाते हैं कि अब इन पैसों को खर्च कैसे करेंगे। देन जब उनके हाथ में सैलरी आती है तो वो अपने उस पैसे को दिल खोल के खर्च करते हैं, जिससे अगेन उनके पास फिर कोई पैसा नहीं बचता और फिर उसे कमाने के लिए वो दोबारा मेहनत करने लगते हैं, और ये साइकिल ऐसे ही कंटिन्यूअसली चलता रहता है। इस तरह के सर्कल को ऑथर एक रैट रेस कहते हैं, जो फाइनेंशियली अपने आप को चेंज नहीं करते और पूरी जिंदगी पैसों के लिए मेहनत करते रहते हैं। इसलिए ऑथर हमको ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको इस रैट रेस से बाहर निकलना है तो आपको अपने इमोशंस को समझकर अपने फाइनेंस पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ऐसा करके ना सिर्फ आप खुद को कर्जे से बचा सकते हैं बल्कि अपने इस पैसे को सेव भी कर सकते हैं। नंबर 3, द रिच डू नॉट वर्क फॉर मनी। एक मिथ है जो अमीर लोगों के बारे में काफी ज्यादा फैलाया जाता है, वो ये है अमीर लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं और इसीलिए ही वो इतने पैसे कमाते हैं। यस, अमीर लोग ज्यादा काम करते हैं, ये बात सही है, बट ये काम वो कंटिन्यूअसली पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि अपना एक सिस्टम क्रिएट करने के लिए करते हैं। वो बाकी लोगों की तरह पैसों के लिए अपना टाइम यूज नहीं करते, बल्कि वो एक ऐसा सिस्टम तैयार कर देते हैं जिससे बिना काम किए फिर उनके पास अपने आप ही इनकम आने लगती है। और इसमें टीम बिल्डिंग और एसेट्स बनाना दोनों ही कॉन्सेप्ट शामिल हैं। शुरुआत में अमीर लोग इस सिस्टम को बनाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं, और जब ये सिस्टम बन जाता है तो वो बस इसके फायदे लेते हैं, जबकि गरीब मेंटालिटी रखने वाले ऐसा कुछ नहीं करते, क्योंकि वो बस पैसों के लिए काम करते रहने में ही अपनी पूरी लाइफ बिता देते हैं, पर फिर भी वो अपने आप को कहीं ना कहीं कामयाब नहीं पाते। इसलिए ये बात आपको ना सिर्फ समझनी जरूरी है बल्कि इस बात को इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है। मतलब पैसों के लिए आप तब तक ही काम करो जब तक आपके पास इतना पैसा ना जमा हो जाए कि आप अपने उस पैसों से अपने लिए काम करवा सको। फिर आप अपने उस पैसों को अपने लिए किसी बिजनेस या फिर किसी स्किल के लिए इन्वेस्ट करके उसको अपने लिए यूज कर सकते हो। नंबर 4, यू बिकम व्हाट यू स्टडी। अगर आप किसी आदमी से ये पूछो भाई करोड़पति बनना चाहते हो, तो वह आदमी डेफिनेटली कहेगा हाँ भाई क्यों नहीं, मैं जरूर बनना चाहूंगा। फिर अगर आप उसको करोड़पति बनने का रास्ता बताओगे कि इतने सालों के लिए तुमको ये सब कुछ करना पड़ेगा, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि फिर वो आपकी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि लोग अमीर बनना तो चाहते हैं पर 5% या उससे भी कम लोग ऐसे हैं जो अपना टाइम ये जानने में लगाते हैं कि बाकी लोग आखिर अमीर हुए कैसे। वो अमीर लोग जिनके पास पहले कुछ नहीं था बट आज वो मल्टी मिलियनर्स हैं। ऑथर कहते हैं कि आप जैसे भी लोगों के आसपास रहते हैं या फिर जो भी एजुकेशन लेते हैं, आपका माइंड उन्हीं चीजों में अपने आप को फिर ढालने लगता है और एट द एंड आप फिर वैसे ही हो जाते हो। अगर आप अपना सारा दिन अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में स्पेंड कर देते हैं या ऐसे लोगों के साथ घूमते हैं जो गरीब मेंटालिटी रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी फिर इन चीजों में ढलने लगते हैं और आप भी बाकियों की तरह ही नॉर्मल रह जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के साथ घूमिए और एजुकेशन लीजिए जिससे एक्चुअल में आपके फ्यूचर में आपका फायदा हो, क्योंकि
क्योंकि यही चीज आपकी कामयाबी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये थे गाइस रिच डैड पुअर डैड बुक के कुछ ऐसे लेसन्स जो आपको फाइनेंशियली ग्रो करने और मनी गेम को समझने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में न्यू चैनल का लिंक है। जिस भी बुक की आप चैप्टर वाइज समरी चाहते हैं उस बुक को वहां पर जरूर मेंशन करें। पर यहाँ पर इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।